जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ाने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस डिले क्यों हो रही है, मैं आपको चीज़ बता देना चाहता हूं। 26 जनवरी है, आप सभी को पता है, और इसमें परेड भी होते हैं, रिहर्सल हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी 12-12 घंटे की ड्यूटी लग रही है। इसीलिए मैं क्लासेस थोड़ी सी डिले हो रही हैं, बस 26 जनवरी तक वेट कीजिए, उसके बाद क्लासेस रेगुलर होंगी। ओके, आज हम इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? अगर आपातकाल देश में लगता है और किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा हम राज्यसभा के विधानसभा की क्या अवधि को बढ़ा सकते हैं किसी भी राज्य की। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? यह बात किसने कही थी कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? यह बात हृदयनाथ कंजुरू जी ने कही थी। क्लियर? राज्य में राष्ट्रपति शासन, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, किसकी सलाह पर लगाया जाता है? तो ये राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक। अधिकतम कितने वर्ष तक? तो 3 वर्ष तक आप राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा सकते हैं। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं देखते हैं। तो अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। तो हमारे देश में 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है। इनके संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। कौन से अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। इसका कारण क्या था? सितंबर 1962 में चीन ने नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के क्षेत्र पर अधिग्रमण कर लिया था, और इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। तो जो आपका नेफा क्षेत्र है, इस जगह पर चीन ने क्या कर लिया था? अधिग्रमण कर लिया था। तो इसी के चलते आपका आपातकाल लगाया गया था, क्योंकि इस टाइम पे हमारी चीन से क्या चल रही थी? युद्ध चल रहा था। ठीक। 1962 के बाद जो दूसरी आपातकाल थी, ये दिसंबर 1971 को लगाई गई थी, जब पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण मार्च 1977 तक ये लागू था। तो 1971 से आपातकाल आपका स्टार्ट हुआ था और मार्च 1977 तक, लमसम 6 साल तक ये आपातकाल चला था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। और तीसरा आपातकाल की जो तीसरी उद्घोषणा थी, ये आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को किया गया था। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। क्लियर? तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ भी मार्च 1977, यहाँ भी मार्च 77। तो देखिए, 1971 में तो युद्ध हुआ था, उस टाइम पे आपातकाल लगा दिया गया था। आपातकाल चल ही रहा था, उसके बाद तीसरा आपातकाल आपका लगा दिया गया 25 जून 1975 को। क्यों? क्योंकि आपका आंतरिक अशांति, और ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। ऊपर के जो 2 थे वो युद्ध के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात, जो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध, आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन अथवा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर की जा सकती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 352 है, उसके अनुसार अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो या तो किसी के साथ युद्ध हो रहा हो तब, या फिर बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। तो हमारे देश में जो 2 बार विद्रोह हुआ वह युद्ध के चलते ही हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण, जो एक्सटर्नल आपका, एक मिनट,
एक्सटर्नल एग्रेशन एवं आंतरिक अशांति के से राज्यों की रक्षा करे। तो अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है कि भारत सरकार का ये दायित्व है कि वह ब्रह्म आक्रमण एवं आंतरिक अशांति में राज्यों की क्या करेगी, रक्षा करेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के तहत भारतीय संविधान में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर? एक मिनट, अच्छा हाँ, पहले ये कर लेते हैं फिर उसको एक साथ करेंगे। भारत में वित्तीय आपातकाल, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं की गई है। तो हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं की गई है। क्लियर? राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त के कार्यवाहन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359। जो अनुच्छेद 20 और 21 है, जो आपको मूल अधिकार मिले गए हैं, ये राष्ट्रपति इनको किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ये अनुच्छेद आपसे छीने नहीं जाते। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। 1 महीने के अंदर संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन करना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में। तो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 कहाँ लगा था? तो पंजाब में लगा था। क्लियर? राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो अगर सपोज कीजिए कि लोकसभा का जो अवधि होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको आपातकाल के समय में सिर्फ 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब एक बार में आप 1 वर्ष तक ही बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 2 वर्ष 3 वर्ष बढ़ा दिए। एक बार में 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष, ऐसे। चलिए अब कुछ आपातकाल के प्रकार और उसके प्रभाव को समझते हैं। तो आपातकाल के अगर हम प्रभाव को देखें तो यहाँ देखिए आपातकाल के प्रभाव प्रकार। तो सबसे पहला अनुच्छेद 352, फिर अनुच्छेद 356, फिर अनुच्छेद 360। ये आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है हमारे देश में 3 बार लग चुका है। राज्य आपातकाल तो लगते रहता है हमारे देश में, सबसे पहले पंजाब में लगा था, और वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे देश में नहीं लगा है। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं आपका अनुच्छेद 352, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू 352 जो आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल आपका लगता है, उस दौरान जो संघ है और राज्य के जो मध्य शक्ति का विभाजन है उसे समाप्त कर दिया जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। क्लियर? भारत का संघात्मक प्रणाली एकात्मक है, यूनिटरी है, रूप में कार्य करने लगती है। तो जो भारत की संघात्मक प्रणाली है वह एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। अब तक नेशनल इमरजेंसी आपका 3 बार लगा है। पहला चाइना के साथ युद्ध में 1962, दूसरा 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध में, और तीसरा इंटरनल इमरजेंसी जो लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 राष्ट्रीय जो आपातकाल लगता है। अब हम बात करते हैं आपका राज्य का आपातकाल, आर्टिकल 356।
राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति का जो शासन लगता है राज्य में 356। इस समय राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली कैसी है? एकतात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है, यूनिटरी। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है और ये बढ़ते ही रहता है। जैसा भी आपको पता है, जम्मू कश्मीर में आपका राष्ट्रपति शासन था, लेकिन अभी चुनाव हुआ तो वहाँ पे सरकार बनी। फिर उससे पहले आपका झारखंड में भी राष्ट्रपति शासन इतनी बार लगा है, बिहार में लग चुका है इतनी बार। मुझे आप बताइए बिहार में टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, ये पाकिस्तान में वित्तीय आपातकाल आपको पता है हमेशा लगते रहता है, लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत में आज तक, अभी तक, जब से हम आज़ाद हुए तब से एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य जो करों का विभाजन है वह स्थापित कर दिया जाता है। संघ और राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्ति के वेतन और भत्तों में कटौती कर दी जाती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। तो जब कटौती की जाती है वेतन और भत्तों की, जब आपका वित्तीय आपातकाल लगता है तो उसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी वेतन और भत्तों की कटौती मतलब कमी कर दी जाती है। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक भारत में एक भी बार नहीं किया गया है। क्लियर? मूल संविधान में आपात का उद्घोषणा सशक्त विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। क्लियर? मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में जो सशक्त विद्रोह है, आर्म्ड रेवेलियन, उसके स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। क्लियर? तो आज की क्लास में एनसीईआरटी की सार संग्रह में आज हमने आपात उपबंध पढ़ा, जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं। मैंने आपको तीनों तरह की इमरजेंसी बताई, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हुई हो। 26 जनवरी के बाद क्लासेस रेगुलर रहेंगी। ड्यू टू परेड और ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी वी हैव टू डू वर्क 12 आवर्स इन अ डे, सो प्लीज़ कोऑपरेट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ आप कमेंट में रख सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।